chapter number 3 of class 8 science, that is synthetic fiber and plastics. तो ये सारी चीजें हम देखेंगे कि फाइबर्स जो होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, प्लास्टिक्स क्या होता है, ये आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि जो क्लॉथ्स हम पहनते हैं वो डिफरेंट फैब्रिक से बने होते हैं और ये फैब्रिक्स जो है ये डिफरेंट फाइबर्स से बने होते हैं और ये जो फाइबर्स होते हैं फैब्रिक्स को लगने के लिए, बनाने के लिए, वो कुछ आर्टिफिशियल भी होते हैं और कुछ नेचुरल फाइबर्स भी होते हैं, नेचुरल सोर्सेज भी होते हैं जहाँ से हमें ये फाइबर्स मिलते हैं। क्या आप ऐसे कुछ नेचुरल फाइबर्स के नाम मुझे बता सकते हैं? तो जो फाइबर्स हमें नेचुरली मिलते हैं वो होते हैं कॉटन के, वूल के, सिल्क के, क्योंकि ये चीजें हमें प्लांट और एनिमल से मिलती हैं, इसलिए वो नेचुरल फाइबर होते हैं। तो फाइबर्स जो हमें लार्ज वैरायटी के हाउस होल्ड आर्टिकल्स बनाने में हेल्प करते हैं, उस तरह के बहुत सारे फाइबर्स होते हैं। आप उसकी लिस्ट बना सकते हैं कि आपके घर में आप कौन से आर्टिकल्स हैं जो फाइबर्स से बने हुए हैं और आप यूज कर रहे हैं। आप इस तरह से उन्हें सेपरेट कर सकते हैं कि नेचुरल फाइबर से कौन सी चीजें बनी है और आर्टिफिशियल फाइबर से कौन सी चीजें बनी है। जैसे कि हमें यहाँ टेबल दिया हुआ है नेचुरल आर्टिफिशियल का। हम जैसे आर्टिकल का नाम सपोज ले लें कि बेडशीट, तो बेडशीट जो है ये एक आर्टिकल है और इसमें अगर हम टाइप ऑफ फाइबर कौन सा यूज किया है तो नेचुरल फाइबर वाली भी बेडशीट्स हमें मिलती है जो कॉटन से बनी होती है, प्योर कॉटन की बेडशीट्स, तो वो हम नेचुरल में ले सकते हैं। वाइल अगर हम रेयन की बेडशीट या पॉलिस्टर की बेडशीट की बात करें तो वो आर्टिफिशियल में आ जाएगी। इस तरह से हमें आर्टिकल्स के नाम लिस्ट आउट करने हैं यहाँ पर। जैसे कि हम जानते हैं कि जो लेबल्स हमने दिए हुए हैं फाइबर्स को, आर्टिफिशियल और नेचुरल, तो ये आर्टिफिशियल चीज क्या है? नेचुरल तो मैंने जैसे आपको बता दी, पर आर्टिफिशियल में क्या होता है? तो जैसे हमने हमारे प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि नेचुरल फाइबर जो है जैसे कि कॉटन, वुल और सिल्क, ये होते हैं जो इन चीजों से, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं हमें, इसलिए वो नेचुरल है। लेकिन सिंथेटिक फाइबर की बात करें तो ये जस्ट इसके अपोजिट है, क्योंकि ये ह्यूमन ने बनाया है, मैन मेड है जिसे हम कह सकते हैं। आर्टिफिशियल फाइबर्स को सिंथेटिक फाइबर या मैन मेड फाइबर भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म पैटर्न, हम अगर कोई नेकलेस पहन रहे हैं तो उसमें जो बीड्स होती हैं उसका पैटर्न बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। और आप सोच लीजिए कि नंबर ऑफ क्लिप्स है आपके पास, पेपर क्लिप्स, और उसको आपने जोड़कर एक चेन बनाई है, लॉन्ग चेन। तो जैसे कि आपको फिगर में यहाँ पे दी हुई है, तो ये इन दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटीज हैं? जैसे फर्स्ट में हमें दिया है बीड्स, बहुत सारे मोती हमने लगाए हुए हैं, एक थ्रेड के थ्रू ज्वाइन किया है, और सेकंड में पेपर क्लिप्स है जो ज्वाइन की है एक लॉन्ग चेन बनाने के लिए। तो सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं ये भी एक तरह से बोल सकते हैं कि चेन होती है स्मॉल यूनिट्स की, जिनको जोड़कर बनाया जाता है। स्मॉल यूनिट्स को जोड़कर बनाया जाने वाला फाइबर ही सिंथेटिक फाइबर होता है। और ये जो स्मॉल यूनिट होता है ये एक्चुअली केमिकल सब्सटेंस होता है, और ये बहुत सारे स्मॉल यूनिट्स जो है इनको कंबाइन हम जब करते हैं तो एक लार्ज सिंगल यूनिट बनता है जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। वर्ड जो पॉलीमर है ये ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग होता है, पॉली का मतलब होता है मेनी और मर का मतलब होता है पार्ट। तो इस तरह से मेनी पार्ट्स को मिलाकर या मेनी यूनिट्स को मिलाकर जो बना है दैट इज पॉलीमर, क्योंकि यहाँ पर रिपीट होते हैं यूनिट्स जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स है इसलिए। पॉलीमर जो है नेचर में ऑकर होता है, नेचुरली ऑकरिंग चीज है पॉलीमर। और कॉटन जो है एग्जांपल है एक पॉलीमर का, जिसे सेल्यूलोज कहा जाता है। सेल्यूलोज जो है ये लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट से बना हुआ है। सिंथेटिक फाइबर की बात करें तो किस टाइप के सिंथेटिक फाइबर्स हैं, टाइप्स देखेंगे। पहला है रेयन। जैसे कि हमने क्लास 7 में पढ़ा था कि सिल्क फाइबर जो है वो सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन होता है और सबसे पहले डिस्कवर किया था चाइना ने, और उसे काफी दिनों तक ये चीज जो है उसे सीक्रेट बना कर रखा था ताकि ये चीज किसी और कंट्री को या किसी और लोगों को पता ना चले। लेकिन जो फैब्रिक होता है सिल्क से बना हुआ ये बहुत ही कॉस्टली होता है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्सचर का होता है, बहुत ही फैसिनेटेड लगता है सभी को। और फिर धीरे धीरे आर्टिफिशियली सिल्क से बने हुए चीजें बनाने का अटेम्प्ट शुरू हुआ, या लोगों ने आर्टिफिशियली सिल्क को फॉर्म करना शुरू किया। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी साइंटिस्ट ने सक्सेसफुली ऑब्टेन कर लिया कि फाइबर आप किस तरह से, फाइबर्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल इसी तरह से बना दी, नेचुरल आर्टिफिशियल फाइबर की जो प्रॉपर्टीज है उनको सेम ऐसी बनाई जैसे हमारी नेचुरल सिल्क की होती है उस तरह से। और इसी तरह जो फाइबर ऑब्टेन हुआ केमिकल ट्रीटमेंट से, वुड पल्प के ऊपर केमिकल ट्रीटमेंट किया गया, और ये जो फाइबर हमें मिला इसे हम रेयन का नाम दिया हमने, आर्टिफिशियल सिल्क भी कह सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि रेयन जो है ये नेचुरल सोर्स है, वुड पल्प तो हमारा नेचुरल सोर्स है, लेकिन बनाया किसने है इसे डायरेक्टली? मैन ने बनाया, इसीलिए इसे मैन मेड फाइबर कहा गया है। और ये बहुत ही चीपर होता है एज कम्पेयर टू सिल्क। चीपर इन द सेंस बहुत ही सस्ता होता है अगर हम सिल्क के कंपेयर करें, सिल्क से तो।
और ये इजीली वोवन किया जा सकता है सिल्क फाइबर की तरह। जैसे सिल्क फाइबर को वोवन कर सकते हैं, सिल सकते हैं, वैसे ही इसको भी हम कर सकते हैं। और ये डाइड भी किया जा सकता है अलग अलग कलर्स में। जिस कलर में हम चाहें उस कलर में रेयॉन हमें मिल सकता है। रेयॉन को मिक्स करते हैं कॉटन के साथ और बेडशीट बनाई जाती हैं, और वूल के साथ अगर मिक्स करेंगे तो कारपेट्स बनाए जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, नायलॉन फाइबर्स से ये बनी हुई चीजें हैं। नायलॉन और रेयॉन इस तरह की चीजें, ये आर्टिफिशियल जो फाइबर्स है, जैसे बी में हमें पढ़ना है नायलॉन की बात। नायलॉन जो है एक अनदर मैनमेड फाइबर है जो 1931 में बनाया गया था, और ये बना हुआ है किसी भी नेचुरल रॉ मटेरियल का यूज किए बिना, मतलब किसी भी प्लांट और एनिमल का यूज इसमें नहीं किया हुआ है। ये प्रिपेयर किया है कोल, वाटर और एयर से। और ये फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है जिसमें नेचुरल फाइबर की कोई भी जगह नहीं है, कोई भी नॉट इवन अ सिंगल थिंग उसके अंदर है, वो सारी की सारी सिंथेटिक है। नायलॉन फाइबर जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक और लाइट वेट होता है, और ये बहुत ही लस्टरस होता है और इजी टू वॉश। बहुत ही इजीली आप इसे वॉश कर सकते हैं, और ये बहुत ही पॉपुलर होता है क्लॉथ्स के अंदर। आपको नायलॉन के कपड़े बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं जो नायलॉन से बने होते हैं, जैसे सॉक्स, रोब्स, टेंट्स, टूथब्रशेस, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन्स एक्सेट्रा। नायलॉन से बनी हुई चीजें हमें यहाँ डायग्राम में दी हुई है, और नायलॉन से बने हुए, नायलॉन फाइबर से बने हुए कारपेट्स भी हमें यहाँ दिए हुए हैं। नायलॉन फाइबर जो है, जो हमें पूछ रहा है कि इज नायलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन मेक नायलॉन पैराशूट्स एंड रॉक फ्रॉम रॉक क्लाइंबिंग। ठीक है, हम पैराशूट्स और रोप्स बना सकते हैं रॉक क्लाइंबिंग से, तो क्या नायलॉन फाइबर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं? अब हम यहाँ पर देखेंगे। और हम पैराशूट्स और रोप्स बनाने के लिए, रॉक क्लाइंबिंग जब हम करते हैं तो पैराशूट्स और हमें रोप्स बनाने के लिए भी नायलॉन की थ्रेड्स या नायलॉन के फाइबर्स यूज किए जाते हैं। और नायलॉन थ्रेड जो होती है एक्चुअली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एक स्टिल वायर के कंपैरिजन में। अब हम देखते हैं, यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी करनी है। आप इसमें आयरन स्टैंड ले लीजिए उसके क्लम्प के साथ में। अब आपको एक कॉटन थ्रेड लेनी है 60 सेंटीमीटर लेंथ की, और उससे टाई कर देना है उस क्लम्प के ऊपर, और उसके साथ में इस तरह से आपको टाई करना है कि वो इजीली फ्रीली घूम सके, जैसे कि फिगर में यहाँ दिया हुआ है। क्लम्प इन द सेंस, आप एक डिश ले लीजिए जो आपको अटैच करनी है उस थ्रेड से, और उसके जो फ्री एंड है, सस्पेंडेड एंड है, एक आयरन स्टैंड लिया है, थ्रेड हैंगिंग फ्रॉम अ क्लैम्प, क्लैम्प को हैंग किया हुआ है। अब उसका जो फ्री एंड है उस पे एक पैन जो है हमें, तो उसका वेट प्लेस करना है, मतलब वो पैन पे, क्लैम्प के ऊपर जो हमने पैन रखा है उस पर हमें एक वेट प्लेस करना है, और वो वेट को तब तक ऐड करना है जब तक कि आपकी थ्रेड टूट ना जाए। जब आपकी थ्रेड टूट जाएगी तो आपको उस वेट को, जो आपका वेट आपने उसके ऊपर रखा हुआ था, उसे आपको कैलकुलेट करना है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि उस फाइबर की स्ट्रेंथ क्या है। और इस एक्टिविटी को आप अलग अलग थ्रेड्स के साथ में ट्राई कर सकते हैं, जैसे वूल की थ्रेड ले लीजिए, पॉलिस्टर की ले लीजिए, सिल्क की, नायलॉन की, एंड आप इस तरह से इस टेबल को या ऑब्जर्वेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। टाइप ऑफ थ्रेड में हमने अगर कॉटन लिया है तो उसमें कितना वेट लगेगा, उसके बाद वो थ्रेड टूट जाएगी, वो उसकी स्ट्रेंथ बताएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। आप हुक का यूज या नेल का यूज कर सकते हैं। हैंगिंग वॉल के ऊपर ले लीजिए और उसके ऊपर आप प्लेट रख के या पैन रख के उसके ऊपर वेट डाल सकते हैं। पॉलिस्टर और एक्रिलिक तीसरा वाला हमारा आर्टिफिशियल फाइबर है। पॉलिस्टर जो है अनदर सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक जो होता है वो फाइबर से बना होता है, और ये पॉलिस्टर वाला जो फैब्रिक है ये व्रिंकल नहीं होता। हम कह सकते हैं पॉलिस्टर के कपड़ों को आपको प्रेस करने की, आयरन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये क्रिस्प के साथ रहते हैं और इजी टू वॉश होते हैं, और बहुत ही इजी होते हैं वॉश करने के लिए, और ये सुटेबल होते हैं आपके ड्रेस मटेरियल के लिए। आप बहुत बार देखेंगे कि पीपल बहुत सुंदर सुंदर पॉलिस्टर के शर्ट्स पहनते हैं और अदर ड्रेसेस भी। टेरिलिन जो है पॉपुलर पॉलिस्टर है, और ये होता है बहुत ही फाइन फाइबर्स से बना हुआ, और यार्न में वोव किया जाता है, वोवन किया जाता है। जैसे कि यहाँ पहेली हमें कह रही है कि उसकी मदर जो है वो बाय करती है पेट बॉटल्स एंड पेट जार्स, कोई भी चीज को स्टोर करने के लिए, जैसे राइस और शुगर की बात करें। पर पहली को ये चीज में डाउट है कि क्यों मम्मा सिर्फ पेट बॉटल्स या पेट जार्स ही यूज करती है। तो पेट क्या है पहले हम ये देखेंगे। पेट जो है एक बहुत ही फैमिलियर फॉर्म है पॉलिस्टर का, और ये यूज होता है बॉटल्स बनाने के लिए, या यूटेंसिल्स मतलब बर्तन बनाने के लिए, फिल्म्स बनाने के लिए, वायर्स बनाने के लिए, और अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। जैसे कि हम देख सकते हैं, कुछ लिस्ट हमें बनानी है। पहले हम देखेंगे पॉलिस्टर क्या है। पॉलिस्टर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉली प्लस ईस्टर। एक्चुअली ये मेडअप ऑफ होता है रिपीटिंग यूनिट से, और उन सबको मिलके ये जो यूनिट्स होते हैं केमिकल होते हैं, और ये यूनिट को कहा जाता है ईस्टर। तो ईस्टर जो है केमिकल्स होते हैं जो फ्रूट की स्मेल देते हैं हमें। फैब्रिक्स जो सोल्ड किए जाते हैं लाइक पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट एक्सेट्रा, ये इसी के थ्रू बनाए जाते हैं हम कह सकते हैं। और कुछ नाम जैसे हमें सजेस्ट किए हैं, ये जो ऊपर हमें दिए हुए हैं, ये
टू टाइप्स के फाइबर्स को मिलाकर बनाया है। पॉलीकॉर्ड जो है ये मिक्सचर है पॉलिस्टर और कॉटन का, वही पॉली वूल की बात करें तो ये मिक्सचर है पॉलिस्टर और वूल का। जैसे कि हम स्वेटर पहनते हैं या शॉल्स यूज करते हैं, ब्लैंकेट्स यूज करते हैं विंटर में, तो ये जो होते हैं एक्चुअली मेड अप ऑफ नेचुरल वूल, ये नेचुरल वूल से बने होते हैं, पर वो हमें दिखते हैं मतलब ताकि वो दिखे हमें कि पूरी तरह से वूल से रिसेंबल किए हुए हैं, पर ये जो है अनदर टाइप को सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं जिसे हम एक्रिलिक कहते हैं। जो वूल होता है वो हमें नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होता है और ये क्वाइट एक्सपेंसिव भी होता है। वाइल अगर क्लॉथ्स की बात करें जो एक्रिलिक से बने होते हैं ये रिलेटिवली चीप होते हैं या सस्ते होते हैं और ये अवेलेबल होता है वैरायटी ऑफ कलर्स में। तो सिंथेटिक फाइबर जो है मोर ड्यूरेबल है, अफोर्डेबल है और ये मोर पॉपुलर भी है नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में। अगर आप ऑलरेडी परफॉर्म हमने किया है जैसे कि एक्टिविटी हमने बर्निंग नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर की थी क्लास 7th में, एक्टिविटी 3.6 इन चैप्टर 6, तो वहाँ पर हमने देखा था, ऑब्जर्व किया था कि जब आप सिंथेटिक फाइबर को बर्न करते हैं तो उसका बिहेवियर कुछ डिफरेंट होता है अगर नेचुरल फाइबर को बर्न करते हैं उससे। तो इस तरह से हमने नोटिस किया था कि सिंथेटिक फाइबर जो है वो मेल्ट हो जाते हैं हीटिंग पे और ये एक्चुअली उसका एक डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर का। क्लॉथ्स जो कैच करते हैं फायर को ये बहुत ही डिजास्टरस होते हैं, तो फैब्रिक मेल्ट्स और स्टिक हो जाता है हमारी बॉडी को या वो पर्सन को जिसने वेयरिंग किया हुआ है फैब्रिक मटेरियल या फैब्रिक को, और इसी के कारण सिंथेटिक क्लॉथ्स जो होते हैं वो हमें किचन में या लेबोरेटरी में वर्क करते वक्त नहीं पहनने चाहिए। जैसे कि पहली कह रही है कि अब मुझे पता चला कि मेरी मॉम जो है वो पॉलिस्टर के कपड़े कभी भी किचन में क्यों नहीं पहनती। जैसे कि हम जानते हैं कि जितने भी सिंथेटिक फाइबर हैं वो प्रिपेयर होते हैं नंबर ऑफ प्रोसेसेस के थ्रू, उसमें रॉ मटेरियल्स का यूज होता है पेट्रोलियम ओरिजिन से जो आए हैं वो, और उसी को कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स। सिंथेटिक कैरेक्टरिस्टिक क्या सिंथेटिक फाइबर के, जो जैसे आप इमेजिन कीजिए कि रेनी डे है तो आप किस टाइप की अम्ब्रेला यूज करेंगे, उसमें सिंथेटिक फाइबर जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको पजेस करने वाली चीज ही आप उसमें यूज करते हैं। पॉपुलर ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए भी आपको सिंथेटिक फाइबर में अच्छे कैरेक्टरिस्टिक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स वाले मटेरियल यूज करने हैं जो इजीली ड्राई हो जाए, ड्यूरेबल हो, लेस एक्सपेंसिव हो और रेडीली अवेलेबल हो और इजी टू मेंटेन हो। ऐसी चीज़ों को आप ज़्यादातर पहनेंगे या रेनी सीजन में यूज़ करेंगे। एक्टिविटी 3.2 में हमें 2 क्लॉथ पीस लेने हैं सेम साइज के, हाफ मीटर के ले लीजिए, हाफ मीटर स्क्वायर के, और उसमें से एक जो है आपको नेचुरल फाइबर का लेना है और दूसरा जो है आपको आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर का लेना है। अब आप अपने पेरेंट्स की हेल्प लेकर सेलेक्ट कर सकते हैं पीसेस को। अब आप उन दोनों पीसेस को जो है सोक करके रख लीजिए, भिगो के रख लीजिए एक मग के अंदर और सेम अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर। अब आप उस पीसेस को कंटेनर के बाहर निकालेंगे और 5 मिनट्स आप उसे सुखा दीजिए, हम कह सकते हैं सन की धूप में या सनलाइट के अंदर। तो आप देखेंगे कि जो वॉल्यूम है वाटर का वो दोनों के कंटेनर के अंदर डिफरेंट होगा या दोनों के अंदर चेंज आपको दिखेगा। तो डू सिंथेटिक फाइबर सोक लेस और मोर वाटर देन नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर ज़्यादा या कम पानी, कितना पानी लेंगे और क्या वो लेस और मोर टाइम ड्राई होने में कितना लगाएंगे। तो ये एक्टिविटी आपको करने के बाद फ्रेंड्स पता चलेगी कि किस तरह से दोनों फैब्रिक्स को टाइम लगता है, किस तरह का कितना पानी वो सोख सकते हैं। प्लास्टिक्स की बात करें तो जैसे हम फैमिलियर हैं कि बहुत सारे प्लास्टिक आर्टिकल्स हम एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं, तो इस तरह की लिस्ट आप बना सकते हैं आइटम्स की और उनके यूजेस की। प्लास्टिक जो है एक पॉलीमर है सिंथेटिक फाइबर की तरह। जितने भी प्लास्टिक होते हैं वो सेम टाइप के अरेंजमेंट से बने हुए नहीं होते और इसीलिए एक लीनियर होता है, एक लीनियर और अदर जो होते हैं क्रॉस लिंक्ड होते हैं। जैसे ए डायग्राम में हमें लीनियर दिया हुआ है, वाइल बी में क्रॉस लिंक दिया हुआ है और इस अरेंजमेंट के थ्रू ही प्लास्टिक्स के आर्टिकल्स बनाए जाते हैं। प्लास्टिक आर्टिकल जो होते हैं वो हर पॉसिबल शेप में हमें मिल जाते हैं, हर साइज में मिल जाते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि प्लास्टिक तो है बहुत ही हार्ड चीज़ होती है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो हर शेप और साइज में हमें मिल जाए। पर प्लास्टिक जो है बहुत ही ईजिली मोल्डेबल चीज़ है और उसको आप ईजिली कोई भी शेप दे सकते हो। प्लास्टिक को आप रिसाइकल भी कर सकते हो, रीयूज़ भी कर सकते हो, कलर्ड भी कर सकते हो, मेल्टेड रोल्ड शीट्स बना सकते हो, वायर्स में बना सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो। और इसीलिए वैरायटी ऑफ यूजेस प्लास्टिक के हैं, आप इन चीज़ों को देख सकते हैं, इतनी सारी आर्टिकल्स प्लास्टिक से बन सकते हैं। पॉलीथीन की बात करें तो पॉली प्लस इथिन को मिलाकर पॉलीथीन बना है और ये एग्जाम्पल है प्लास्टिक का और ये कॉमनली यूज होता है पॉलीथीन बैग्स बनाने के लिए। अब आप एक पीस ऑफ प्लास्टिक ले लीजिए, आपके घर में कोई हो और उसे बेंड करने की कोशिश कीजिए। अब क्या प्लास्टिक आर्टिकल आपका बेंड हो जाएगा इजीली?
तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ आर्टिकल्स जो है वो बेंड इजीली हो जाते हैं, ब्रेक नहीं होते फोर्स करने से भी, और कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं या फिर कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं कि हॉट वाटर जो है अगर प्लास्टिक बॉटल में आपने डाल दिया तो वो डिफॉर्म हो जाएगी। और ये जो प्लास्टिक्स होते हैं वो इजीली हीटिंग के थ्रू कुछ प्लास्टिक जो होते हैं वो इजीली हीटिंग के थ्रू बेंड या मेल्ट नहीं होते। तो जो इजीली बेंड हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि कैन बी बेंट इजीली, जिनको इजीली हम बेंड कर सकते हैं वो थर्मोप्लास्टिक्स है। पॉलीथीन, पीवीसी, ये कुछ एग्जांपल्स है थर्मोप्लास्टिक के, और ये यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग टॉयज के लिए, कोम्स के लिए और वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर्स के लिए। इसी के अपोजिट में अगर हम देखें तो कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं वो जिन्हें मोल्ड करने के बाद एक बार मोल्ड आप करते हैं तो फिर से वो सॉफ्ट नहीं होते हीटिंग से, और इसी को हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। दो एग्जांपल जिसके हम देखें तो बैकेलाइट और मेलामाइन जो है ये एग्जांपल है थर्मोसेटिंग के। बैकेलाइट एक पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, और ये इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स बनाने में काम आता है। मेलामाइन जो है वर्सेटाइल मटेरियल है, ये फायर को रेजिस्ट करता है और टॉलरेट करता है हीट को प्लास्टिक के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे से। और ये फ्लोर टाइल्स बनाने के लिए, किचन वेयर बनाने के लिए, फैब्रिक्स की चीज़ें, फैब्रिक्स बनाने के लिए जो रेजिस्ट करे फायर यूज आता है। एग्जाम्पल 3.8 में हमें शो किया है वेरियस यूज ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। देख सकते हैं यहाँ पे आर्टिकल्स जो थर्मोसेटिंग से बने हुए हैं और ये आर्टिकल्स जो थर्मोप्लास्टिक से बने हुए हैं। प्लास्टिक्स एज मटेरियल ऑफ चॉइस। अब हम देखेंगे कि हमारे मटेरियल्स जो चॉइस के मटेरियल है उसके लिए प्लास्टिक कैसा लगता है। जैसे अब हम देखते हैं कि स्टोर करने के लिए फूड आइटम को हम अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं, वाटर, मिल्क, पिकल, ड्राई फ्रूट एक्सेट्रा। तो प्लास्टिक कंटेनर जो है ये बहुत ही कन्वीनियंट होते हैं ये चीज़ों को स्टोर करने के लिए, क्योंकि वो जो लाइट होते हैं, एक तो पहली बात तो वो लाइट वेट होते हैं, उनकी प्राइस भी लो होती है, स्ट्रेंथ गुड होती है, काफ़ी अच्छा वेट वो हैंडल कर सकते हैं और इजी हैंडलिंग होता है उसका। मैंने बताया कि वो लाइटर वेट होते हैं कंपेयर टू मेटल, तो प्लास्टिक इजीली यूज होते हैं कार्स के अंदर, एयरक्राफ्ट के अंदर, स्पेस क्राफ्ट के अंदर भी। अगर हम लिस्ट बनाए तो एंडलेस लिस्ट बना सकते हैं कि आर्टिकल्स जो है जैसे स्लीपर, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस, बहुत सारे डिफरेंट आर्टिकल्स जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं मेड फ्रॉम प्लास्टिक होते हैं। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो प्लास्टिक क्या है, पहला कैरेक्टरिस्टिक की नॉन रिएक्टिव होता है, जिसके हम जानते हैं कि मेटल जैसे कि आयरन की बात करें तो वो रस्ट हो जाता है अगर एक्सपोज टू मॉइस्चर या एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो रस्ट हो जाता है। बट प्लास्टिक जो है वो रिएक्ट नहीं करता वाटर या एयर के ऊपर या एयर के साथ में, वो करोड भी नहीं होता है इजीली, और ये आप यूज़ कर सकते हो वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल के लिए, जैसे केमिकल्स को भी आप प्लास्टिक में स्टोर कर सकते हो। प्लास्टिक लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और ड्यूरेबल होता है। जैसे कि हमारे पेरेंट्स को आप पेरेंट्स या ग्रैंड फादर से, पेरेंट्स से बात कर सकते हैं कि टाइप ऑफ बकेट जो होती हैं वो यूज़ करते हैं या जो वो यूज़ करते थे उनके पास्ट में, तो वो मटेरियल कौन सा था उस बकेट्स या मग्स का, तो उसके एडवांटेज क्या थे या प्लास्टिक कंटेनर्स के एडवांटेज क्या है। तो प्लास्टिक जैसे कि बहुत ही लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है, इजीली मोल्डेड जो होता है डिफरेंट शेप और साइज में हम मोल्ड कर सकते हैं उसको, इसलिए वेरियस पर्पज़ के लिए हम प्लास्टिक का यूज़ कर लेते हैं। जनरली चीपर होता है एज कम्पेयर टू मेटल और वाइडली यूज होता है इंडस्ट्रीज में या हाउस होल्ड आर्टिकल्स बनाने में। इसलिए हम डिफरेंट लिस्ट बना सकते हैं, बहुत सारी लिस्ट बना सकते हैं प्लास्टिक कंटेनर की जो हमारी डेली लाइफ में यूज होती है। प्लास्टिक जो है पुअर कंडक्टर होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि प्लास्टिक जो है पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, तो इलेक्ट्रिकल वायर्स जो है वो भी प्लास्टिक कवरिंग होती है, और हैंडल्स जो होते हैं, स्क्रू ड्राइवर के हैंडल्स जो होते हैं वो भी प्लास्टिक से बने होते हैं क्योंकि उसमें से हीट या इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। और जैसे कि मेंशन किया था वो पहले ही बताया था कि हैंडल्स जो फ्राइंग पैन्स के होते हैं वो भी प्लास्टिक से बने होते हैं ताकि इजीली हम वो गर्म होने के बाद भी उसे उठा सकें। जैसे कि आप ये जानते हैं बातें जो हमें यहाँ पर दी हुई कि प्लास्टिक जो है एक्सटेंसिव हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें पैकेजिंग ऑफ टैबलेट के लिए भी प्लास्टिक यूज़ होता है, कुछ थ्रेड्स जो स्टिचिंग के लिए, वुंड्स के स्टिचिंग के लिए जैसे हम बोलते हैं टाके लगाने के लिए भी प्लास्टिक की थ्रेड्स का यूज़ किया जाता है। सिरिंजेस जो होते हैं डॉक्टर्स के, ग्लोव्स जो होते हैं और नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी प्लास्टिक से बनते हैं। स्पेशल प्लास्टिक जो होता है, प्लास्टिक कुकवेयर जो होता है वो माइक्रोवेव ओवंस के कुकिंग फूड के लिए यूज़ होता है। माइक्रोवेव ओवंस में जो हम फूड रखते हैं तो वो जो प्लास्टिक वेसल्स होती है वो भी स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर से बनी होती है। टेफ्लॉन जो एक स्पेशल प्लास्टिक है जो ऑयल और वाटर को स्टिक नहीं होने देता अपने ऊपर, और इसीलिए उसे नॉन स्टिक कोटिंग के लिए यूज़ किया जाता है कुकवेयर के ऊपर। फायर प्रूफ प्लास्टिक की बात करें तो जैसे सिंथेटिक फाइबर कैच कर लेते हैं फायर को इजीली, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है जानना कि यूनिफॉर्म जो होता है फायरमैन, उसकी जो कोटिंग होती है, जो फायरमैन्स होते हैं हमारे पास उनकी जो यूनिफॉर्म कोटिंग होती है, उनकी यूनिफॉर्म जो होती है उसकी जो कोटिंग होती है वो मेलामाइन प्लास्टिक से बनी होती है ताकि फ्लेम से वो रेजिस्ट कर सके उसकी बॉडी के लिए।
प्लास्टिक और एनवायरनमेंट की बात करें तो जैसे कि हम जानते हैं कि मार्केट में हम जाते हैं तो यूजुअली हम जो थिंग्स है वो रैप करके मिलती है हमें एक प्लास्टिक या पैक किए जाती है पॉलीथीन बैग्स के अंदर। तो एक रीज़न है कि प्लास्टिक वेस्ट जो है उसे हमने एक्यूमुलेट कर देना चाहिए हमारे घर में। अल्टीमेटली प्लास्टिक जो है वो गार्बेज में देखे जाते हैं और डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक जो है मेजर प्रॉब्लम बन चुकी है। पर क्यों? तो मटेरियल जो डिकम्पोज हो जाता है नेचुरल प्रोसेस से उसे बाय एक्शन ऑफ बैक्टीरिया उसे बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। लेकिन जो मटेरियल इजीली डिकम्पोज नहीं होता नेचुरल प्रोसेस से उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है और ये बहुत ही हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए या एनिमल्स के लिए। टाइप ऑफ वेस्ट हमें दिए हुए हैं जैसे पील्स ऑफ वेजिटेबल फ्रूट लेफ्ट और फूड स्टफ ये सारी चीज़ें अगर हैं तो 1 to 2 वीक में वो डीजनरेट डिकम्पोज हो जाती हैं और बायोडिग्रेडेबल बन जाती हैं। वैसे ही पेपर की बात है, कॉटन की बात है, कॉटन क्लॉथ की बात है, वुड की, वुलन क्लॉथ्स की। लेकिन टिन एल्यूमिनियम या अदर मेटल कैंस की बात करें, प्लास्टिक बैग्स की बात करें तो इन्हें काफ़ी टाइम लग जाता है डिकम्पोज होने के लिए और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स होते हैं। इसीलिए प्लास्टिक जो है वो बहुत टाइम ले लेता है डिकम्पोज होने के लिए सेवरल ईयर्स और इसी के कारण वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता, एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कॉज करता है। और बर्निंग प्रोसेस जो होती है सिंथेटिक मटेरियल की ये बहुत ही स्लो होती है और ये इजीली या कम्प्लीटली बर्न नहीं होते। तो ये प्रोसेस जो है वो रिलीज करती है लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूल्स को एटमॉस्फेयर के अंदर जिसके कारण एयर पोल्यूशन होता है। और ये प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो हमें प्लास्टिक्स का यूज़ जो है वो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए जितना हम पॉसिबल हो सकता है उतना। और हमें कुछ ऐसे बैग्स बनाने चाहिए जो कॉटन या जूट के बने होंगे हमारी शॉपिंग के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि अब हमारे यहाँ मोस्टली ये हो चुका है हर जगह पर पॉलीथीन बैग्स को बैन लग चुका है। तो इस तरह से हमें इस चीज़ को अवॉइड करना है। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं वो सेपरेटली कलेक्ट करने होंगे हमें ताकि हम इजीली उसे डिस्पोज कर सकें अलग अलग। हम ये सारी चीज़ें अपने घर में अप्लाई कर सकते हैं तभी जाकर इस चीज़ के लिए इनिशिएट कर पाएंगे। और हमें कुछ अदर वेज भी सजेस्ट किए गए हैं अपने कंट्रीब्यूशन के लिए ताकि हम प्लास्टिक्स मटेरियल का यूज़ को रिड्यूस कर सकें। तो ये सबसे बेटर है कि आप रिसाइकल कीजिए प्लास्टिक वेस्ट को। मोस्ट थर्मोप्लास्टिक्स जो होते हैं वो रिसाइकल हो जाते हैं। आप ऐसी लिस्ट बना सकते हैं कि कौन सी चीज़ें रिसाइकल हो सकती हैं। ड्यूरिंग रिसाइकलिंग कुछ कलरिंग एजेंट्स जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं इसमें और ये लिमिट कर देता है यूसेज को, स्पेशली स्टोरेज ऑफ फूड को। जैसे कि हम जानते हैं कि रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो है उसने 4 चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। 4R प्रिंसिपल दैट इज रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिकवर। इन नाम से ही हम जान सकते हैं कि हमें ऐसी हैबिट्स को डेवलप करना है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। जैसे कि हमें यहाँ दिया हुआ है कि हमने गार्बेज डंप को कहीं देखा जहाँ एनिमल्स हैं, स्पेशली काउज हैं या ईटिंग गार्बेज, वो गार्बेज खा रही हैं, ऐसा भी हम देखते हैं। तो ये प्रोसेस में जब वो फूड वेस्ट खाती है तो उसके साथ में वो कुछ पॉलीथीन बैग्स या रैपर ऑफ फूड भी ईट कर लेती हैं, बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स को भी खा लेती हैं। तो आप क्या जानते हैं कि इससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? जो प्लास्टिक मटेरियल चोक करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को, एनिमल्स के भी, और ये उनके लिनिंग फॉर्म करता है क्लिनिंग को उनके स्टमक में और वो उनकी डेथ कॉज कर देता है। तो पॉली बैग्स जो है वो केयरलेसली थ्रो अगर हम करेंगे या रिस्पॉन्सिबल होंगे क्लॉगिंग के लिए ड्रेन्स के तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है। बहुत सी बार ये होता है कि वेरी केयरलेस होते हैं हम और अपने रैपर्स जो होते हैं चिप्स के या कुछ बिस्किट्स के या अदर इटेबल्स के वो हम रोड या पार्क के ऊपर या पिकनिक प्लेसेस पे यूं ही फेंक देते हैं। सो वी हैव टू थिंक अबाउट इट कि हमें इन चीज़ों को प्रॉपर जगहों पर रखना चाहिए या प्रॉपर डस्टबिन्स और बाकी चीज़ों में हमें वहाँ रखना चाहिए जहाँ पर उस गार्बेज के लिए जगह बनाई गई है। फाइबर वाइज देखें तो हमें प्लास्टिक बैग्स जो है वो वाटर बॉडीज़ के अंदर या रोड पर नहीं डालने चाहिए। कॉटन कैरी बैग्स को हमें या जूट के कैरी बैग्स को हमें यूज़ करना चाहिए फॉर शॉपिंग और हमें मिनिमाइज़ करना चाहिए प्लास्टिक के यूज़ को या प्लास्टिक मटेरियल्स को। स्टिल लंच बॉक्स को यूज़ करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक बैग्स। तो इस तरह से हमें ये सारे चैप्टर में ये सारे पॉइंट्स बहुत ही ज़रूरी थे जो हमने कवर किए हैं।